नमस्कार, विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या सिंह। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की खास खबरों के बारे में। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने वन संरक्षण नियम 2022 अधिसूचित किए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आपदा रोधी अवसंरचना के लिए गठबंधन को अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में वर्गीकृत करने की मंजूरी दी। नीति आयोग ने हार्नेसिंग ग्रीन हाइड्रोजन अपॉर्चुनिटीज फॉर डीप डिकार्बोनाइजेशन इन इंडिया नामक शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय ने वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2022 जारी की। नाटो ने पहली बार चीन की ओर से चुनौतियों का उल्लेख किया और केंद्र सरकार ने घरेलू रूप से उत्पादित कच्चे तेल की बिक्री के विनियमन में ढील को मंजूरी दी। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने वन संरक्षण नियम 2022 अधिसूचित किए। ये नियम वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किए गए हैं। ये वन संरक्षण नियम 2003 का स्थान लेंगे। नए नियमों के मुताबिक प्रत्येक एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालयों में एक सलाहकार समिति और एक क्षेत्रीय सशक्त समिति का गठन किया जाएगा। राज्य या संघ राज्य क्षेत्र सरकार के स्तर पर एक स्क्रीनिंग कमेटी का गठन किया जाएगा। अलग अलग प्रकार की परियोजनाओं की समीक्षा की समय सीमा निर्धारित की गई है। एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय में कई प्रकार की परियोजनाओं का मूल्यांकन किया जाएगा, भले ही सर्वेक्षण के उद्देश्य के लिए उनकी सीमा कुछ भी हो। समान श्रेणी की परियोजनाएं जैसे कि सड़कें, राजमार्ग आदि, 40 हेक्टेयर तक की वन भूमि वाली परियोजनाएं और ऐसी परियोजनाएं जो 0.7 तक वितान घनत्व वाली वन भूमि का उपयोग कर सकती हैं। राज्यों को वनवासियों के वन अधिकारों से जुड़े मुद्दों का समाधान करने वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत इसका उत्तरदायित्व दिया गया है। साथ ही राज्य को वन भूमि के उपयोग में परिवर्तन करने की भी अनुमति दी गई है। इन सभी परिस्थितियों में प्रतिपूरक वनीकरण यानी कि कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन दूसरे राज्य या संघ राज्य क्षेत्रों जिसका वनावरण उसके कुल भौगोलिक क्षेत्र के 20% से कम है, यदि वन भूमि ऐसे पहाड़ी या पर्वतीय राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में है जिसके भौगोलिक क्षेत्र में 2/3 से ज्यादा वन है, या फिर वो ऐसे किसी दूसरे राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में स्थित है जिसके भौगोलिक क्षेत्र में 1/3 से ज्यादा वन क्षेत्र है। इससे पहले जनवरी में पर्यावरण मंत्रालय ने राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरणों की रैंकिंग प्रदान करने का एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। इसके तहत परियोजना प्रस्तावों को मंजूरी की गति और परियोजनाओं के लिए पर्यावरण मंजूरी की गति के आधार पर प्राधिकरणों को रैंकिंग दी जानी थी। अगली खबर आपदा प्रबंधन से संबंधित है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आपदा रोधी अवसंरचना के लिए गठबंधन को अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में वर्गीकृत करने को मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने CDRI के साथ हेडक्वार्टर्स एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करने को भी मंजूरी दी है। ये मंजूरी CDRI को संयुक्त राष्ट्र विशेषाधिकार और उन्मुक्ति अधिनियम 1947 की धारा 3 के तहत अपेक्षित छूट, उन्मुक्ति और विशेषाधिकार प्रदान करने के लिए दी गई है। संयुक्त राष्ट्र विशेषाधिकार और उन्मुक्तियों पर अभिसमय को प्रभावी बनाने के लिए भारत में संयुक्त राष्ट्र विशेषाधिकार और उन्मुक्ति अधिनियम लागू किया गया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 1946 में इस अभिसमय को अपनाया था। संयुक्त राष्ट्र चार्टर का अनुच्छेद 104 और 105 संयुक्त राष्ट्र को उसके प्रत्येक सदस्य के राज्य क्षेत्र में ऐसी कानूनी क्षमता, विशेषाधिकार और उन्मुक्ति का लाभ उठाने की अनुमति देता है। ये इसके कार्यों के संचालन और इसके उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन का दर्जा CDRI को एक स्वतंत्र और अंतर्राष्ट्रीय कानूनी संस्था की मान्यता प्रदान करेगा। इससे ये वैश्विक स्तर पर अपने कार्यों को कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से निष्पादित कर सकेगा। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन का दर्जा मिलने से CDRI को कई अनुमति प्राप्त हो जाएगी, जैसे कि विशेषज्ञों की भारत में नियुक्ति करने और सदस्य देशों के विशेषज्ञों को भारत लाने की अनुमति, विश्व स्तर पर फंड्स के इस्तेमाल और सदस्य देशों से अंशदान प्राप्त करने की अनुमति, आपदा रोधी अवसंरचना विकसित करने में राष्ट्रों की सहायता के लिए तकनीकी विशेषज्ञता उपलब्ध कराने की अनुमति, देश में आपदा रोधी अवसंरचना को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संपर्क का लाभ उठाने की अनुमति। आपदा रोधी अवसंरचना के लिए गठबंधन यानी CDRI का सचिवालय नई दिल्ली में है। CDRI राष्ट्रीय सरकारों, संयुक्त राष्ट्र के एजेंसियों और कार्यक्रमों, बहुपक्षीय विकास बैंकों और वित्त पोषण तंत्रों, निजी क्षेत्र, शैक्षणिक और अन्य संस्थानों की एक बहुहितधारक वैश्विक भागीदारी है। CDRI को वर्ष 2019 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री ने लॉन्च किया था। इसे अवसंरचना प्रणालियों को जलवायु और आपदा जोखिम को सहने लायक बनाने और उसे बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया गया था। इससे सतत विकास सुनिश्चित हो सकेगा। इसकी शुरुआत के बाद से 31 देश, 6 अंतर्राष्ट्रीय संगठन
और 2 निजी क्षेत्र के संगठन सदस्य के रूप में CDRI में शामिल हुए हैं। नीति आयोग ने हार्नेसिंग ग्रीन हाइड्रोजन अपॉर्चुनिटीज फॉर डीप डिकार्बनाइजेशन इन इंडिया नामक शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट ने हाइड्रोजन की मांग पर प्रकाश डाला है। भारत में हाइड्रोजन की मांग वर्ष 2050 तक लगभग 4 गुना से भी ज्यादा बढ़ सकती है और ये वैश्विक मांग के लगभग 10% के बराबर होगी। वहीं औद्योगिक डिकार्बनाइजेशन पर इस रिपोर्ट का कहना है कि उर्वरक, रिफाइनिंग, मेथनॉल, समुद्री पोत परिवहन, लोहा और इस्पात एवं परिवहन जैसे क्षेत्रों के डिकार्बनाइजेशन के लिए ग्रीन हाइड्रोजन महत्वपूर्ण है। इन क्षेत्रों में डिकार्बनाइज करना तकनीकी अभाव एवं लागत संबंधी लाभप्रदता के कारण एक कठिन कार्य होता है। ग्रीन हाइड्रोजन से वर्ष 2050 तक संचयी रूप से CO2 उत्सर्जन में 3.6 गीगाटन की कमी हो सकती है। विनिर्माण और निर्यात। वैश्विक रूप से ग्रीन हाइड्रोजन एक प्रतिस्पर्धी उद्योग है। इससे ग्रीन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन एम्बेडेड निम्न कार्बन उत्पादों जैसे ग्रीन अमोनिया एवं ग्रीन स्टील के निर्यात को बढ़ावा मिल सकता है। इससे वर्ष 2030 तक देश में 95 गीगावाट इलेक्ट्रोलिसिस क्षमता को भी प्राप्त किया जा सकता है। ग्रीन हाइड्रोजन से लाभ प्राप्त करने के मार्ग। और आइए अब बताते हैं आपको कि निकट भविष्य में इसके क्या नीतिगत उपाय हो सकते हैं। इसे मौजूदा ग्रे हाइड्रोजन के साथ प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन की वर्तमान लागत को कम किया जाना चाहिए। इसके अलावा मध्यम अवधि के नीतिगत उपायों के तहत ग्रीन हाइड्रोजन को हाइड्रोजन का सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी रूप बनाने के लिए नीतिगत उपाय किए जाने चाहिए। निकट भविष्य में इससे जुड़े बाजार का विकास करने के लिए इसे प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, जैसे औद्योगिक क्लस्टर की पहचान करके संबंधित व्यवहार्यता अंतराल निधि यानी कि वायबिलिटी गैप फंडिंग नियमों और लक्ष्यों को लागू करके इसके लिए इलेक्ट्रोलाइजर्स जैसे घटकों के अनुसंधान एवं विकास और विनिर्माण संबंधी अवसरों की पहचान करना जरूरी है। साथ ही उन्हें वित्तीय तंत्र के माध्यम से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ग्रीन हाइड्रोजन संबंधी मानक को विकसित करना और ग्रीन हाइड्रोजन लेबलिंग कार्यक्रम को आरंभ किया जाना चाहिए। और आइए अब बात करते हैं हाइड्रोजन उत्पादन के प्रकार के बारे में। हाइड्रोजन के अलग अलग प्रकारों के बीच अंतर करने के लिए ऊर्जा उद्योग में उपयोग किए जाने वाले रंगों का विवरण दिया गया है। ग्रे हाइड्रोजन कोयले के उपयोग द्वारा उत्पादित की जाती है। ब्लू हाइड्रोजन का प्रोडक्शन जीवाश्म ईंधन पर आधारित उत्पादन है, लेकिन इसमें CO2 उत्सर्जन को कैप्चर कर लिया जाता है। वहीं स्काई ब्लू हाइड्रोजन का उत्पादन ऊष्मा के उपयोग द्वारा जीवाश्म गैस को पायरोलिसिस नामक प्रक्रिया द्वारा विखंडित करके किया जाता है। ग्रीन हाइड्रोजन अक्षय ऊर्जा द्वारा संचालित इलेक्ट्रोलिसिस के माध्यम से उत्पादित की जाती है। वहीं भूरा रंग लिग्नाइट के द्वारा उपयोग की गई हाइड्रोजन के लिए किया जाता है। वहीं गहरे भूरे हाइड्रोजन गैस का उत्पादन जीवाश्म गैस का उपयोग करके किया जाता है। इसमें उत्सर्जन को कैप्चर नहीं किया जाता है। इसके अलावा पर्पल, पिंक और येलो, इन तीनों रंगों की हाइड्रोजन परमाणु संयंत्रों से विद्युत और ऊष्मा दोनों का उपयोग करके उत्पादित की जाती है। हालांकि इस तरह की विधियों के लिए व्यापक रूप से सहमत कोई रंग श्रेणी नहीं है। संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय ने वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2022 जारी की। इस रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2020 के दौरान दुनिया भर में 15 से 64 आयु वर्ग के लगभग 28.4 करोड़ लोगों ने मादक पदार्थों का सेवन किया था। ये पिछले दशक की तुलना में 26% अधिक है। हालांकि वैश्विक स्तर पर मादक पदार्थों का सेवन करने वाली महिलाओं की संख्या कम है। इसके बावजूद महिलाओं में मादक पदार्थों के सेवन में वृद्धि दर पुरुषों की तुलना में ज्यादा तीव्र है। रिपोर्ट के मुताबिक मादक पदार्थों के उत्पादन और तस्करी में निरंतर वृद्धि हुई है। अवैध मादक पदार्थों पर निर्भर अर्थव्यवस्थाएं मुख्य तौर पर आंतरिक संघर्ष की स्थितियों में और कमजोर कानून व्यवस्था वाले देशों में फल फूल सकती हैं और इससे देश में संघर्ष की स्थिति अधिक लंबी हो सकती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया में संघर्ष की स्थिति सिंथेटिक मादक पदार्थों के विनिर्माण के लिए प्रेरक के रूप में कार्य करती है। इसके अलावा पर्यावरणीय प्रभाव के तहत कोका की गैर कानूनी खेती के लिए वनों की कटाई की जाती है। इसके अलावा सिंथेटिक मादक पदार्थों के विनिर्माण के दौरान अत्यधिक मात्रा में अपशिष्ट पैदा होता है। ऐसे अपशिष्ट के कारण प्रत्यक्ष रूप से मृदा, जल और वायु पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। साथ ही इससे अप्रत्यक्ष रूप से सजीव, प्राणी और खाद्य श्रृंखलाएं भी प्रभावित हो सकती हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत उपभोक्ता के मामले में दुनिया के सबसे बड़े अफीम बाजारों में से एक है। साथ ही यहाँ इसकी आपूर्ति बढ़ने की भी संभावना है। अफगानिस्तान में उत्पादित अफीम की तस्करी बढ़ने की संभावना है। इससे गैर कानूनी व्यापार और इससे जुड़े संगठित अपराधों के स्तर में बढ़ोतरी हो सकती है। संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय वियना में है।
इसकी स्थापना वर्ष 1997 में अवैध मादक पदार्थों और इससे जुड़े अंतर्राष्ट्रीय अपराध के खिलाफ लड़ने के लिए की गई थी। इसका गठन संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ नियंत्रण कार्यक्रम और अंतर्राष्ट्रीय अपराध रोकथाम केंद्र का विलय करके किया गया था। नाटो ने पहली बार चीन की ओर चुनौतियों का उल्लेख किया है। मैड्रिड में आयोजित नाटो शिखर सम्मेलन 2022 के मुख्य निष्कर्षों की बात करें तो इसके दौरान नाटो ने नई सामरिक अवधारणा को मंजूरी दी है। इसमें बताया गया है कि आने वाले वर्षों में नाटो अपनी सुरक्षा परिदृश्य के समक्ष खतरों और चुनौतियों का समाधान कैसे करेगा। इस दस्तावेज में रूस को नाटो की सुरक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण और प्रत्यक्ष खतरे के रूप में बताया गया है। पहली बार नाटो ने अपने गठबंधन की सुरक्षा, हितों और मूल्यों के लिए चीन को एक खतरा माना है। फिनलैंड और स्वीडन को नाटो की सदस्यता के लिए आमंत्रित किया गया है। ये तुर्की द्वारा इन देशों की सदस्यता के संबंध में उपयोग किए गए वीटो को हटाने के बाद ही संभव हो पाया। नाटो हाई अलर्ट पर सैनिकों की संख्या बढ़ाकर 3 लाख करेगा। वर्तमान में नाटो रिस्पांस फोर्स में सैनिकों की संख्या 40,000 है। नाटो अपनी ओर से यूक्रेन के लिए सुरक्षा, मानवीय और आर्थिक सहायता प्रदान करना जारी रखेगा। आपको बता दें कि नाटो वर्ष 1949 में वॉशिंगटन संधि पर हस्ताक्षर के बाद गठित किया गया था। आपको बता दें कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप में सोवियत संघ के विस्तार के कथित खतरे के जवाब में इसका गठन हुआ था। नाटो उत्तर अमेरिका और यूरोप के 30 सदस्य देशों का एक सुरक्षा गठबंधन है और सामूहिक सुरक्षा का सिद्धांत नाटो का केंद्रीय विषय है। इसका बुनियादी लक्ष्य राजनीतिक और सैन्य माध्यमों द्वारा मित्र राष्ट्रों की स्वतंत्रता और सुरक्षा बनाए रखना है। सामूहिक रक्षा यानी कलेक्टिव डिफेंस के सिद्धांत के तहत एक मित्र राष्ट्र के खिलाफ हमले को सभी मित्र राष्ट्रों के खिलाफ हमला माना जाता है। केंद्र सरकार ने घरेलू रूप से उत्पादित कच्चे तेल की बिक्री के विनियमन में ढील को मंजूरी दी। 1 अक्टूबर से सरकार या उसके द्वारा नामित या सरकारी रिफाइनरी कंपनियों को कच्चा तेल बेचने के लिए उत्पादन साझाकरण अनुबंध की शर्तों में छूट दी जाएगी। हालांकि वर्ष 1999 से कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर सौंपे गए ऑयल फील्ड से उत्पादकों को तेल बेचने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। दूसरी ओर अन्य पुराने क्षेत्रों जैसे कि ओएनजीसी के मुंबई हाई और वेदांता के रावा क्षेत्र से उत्पादित कच्चा तेल के लिए खरीदार सरकार द्वारा निर्धारित किए गए हैं। पहले की तरह इसके तहत निर्यात की अनुमति नहीं होगी और इस निर्णय का महत्व ये है कि इससे कच्चे तेल के उत्पादन, अवसंरचना और विपणन में अधिक पारदर्शिता आएगी। अब कंपनियों को घरेलू बाजार में अपने ऑयल फील्ड से उत्पादित तेल को बेचने की स्वतंत्रता होगी। इससे अपस्ट्रीम तेल और गैस क्षेत्र में निजी निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा। साथ ही इससे आयात पर निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी। अपस्ट्रीम तेल और गैस क्षेत्र की बात करें तो इसमें कच्चे तेल या प्राकृतिक गैस के भंडार का अन्वेषण और उनका उत्पादन करने वाली कंपनियां शामिल होती हैं। इसके तहत ऑपरेटर्स या फिर उद्योगों को अधिक लचीलापन दिया गया है जिससे कि व्यवसाय करने में सुगमता को बढ़ावा मिल सके। इससे रॉयल्टी और उपकर प्राप्त होने से सरकारी राजस्व में वृद्धि होगी। इससे ऑयल इंडिया और ओएनजीसी जैसी कंपनियों को उनके कच्चे तेल का बेहतर मूल्य प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। आपको बता दें कि सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में अन्वेषण और उत्पादन क्षेत्र में कई प्रगतिशील सुधार किए हैं। इनमें कुछ प्रमुख सुधार इस तरह से हैं कि गैस के लिए मूल्य निर्धारण और विपणन संबंधी स्वतंत्रता, प्रतिस्पर्धी ई बोली प्रक्रिया के माध्यम से गैस का मूल्य निर्धारण, राजस्व साझेदारी अनुबंधों की शुरुआत आदि। उत्पादन साझाकरण अनुबंध या प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट ठेकेदार और सरकार के बीच किया गया एक समझौता है। इसके तहत ठेकेदार अन्वेषण क्षेत्र से होने वाले उत्पादन में लाभ के अपने निर्धारित हिस्से के बदले अन्वेषण से जुड़े खतरों, उत्पादन और विकास संबंधी लागत को वहन करता है। और आइए बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों की। जीएसटी परिषद की 47वीं बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में कई सिफारिशें प्रस्तुत की गईं, जैसे कि जीएसटी अपीलीय अधिकरण की स्थापना पर पुनर्विचार करने का निर्णय लिया गया। क्षतिपूर्ति उपकर के मामले में जीएसटी परिषद ने स्पष्ट किया कि क्षतिपूर्ति व्यवस्था को आगे बढ़ाने पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। उल्टे शुल्क ढांचे को समाप्त करने और कुछ वस्तुओं पर छूट को वापस लेने के लिए जीएसटी की दर का युक्तिकरण किया गया। राज्यों को स्वर्ण और मूल्यवान वस्तुओं की अंतर्राज्यीय आवाजाही पर ई-वे बिल जारी करने का अधिकार दिया गया। छोटे ई कॉमर्स विक्रेताओं के लिए पंजीकरण से छूट के लिए सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की गई। आपको बता दें कि जीएसटी परिषद एक संवैधानिक निकाय है। इसे अनुच्छेद 279A के उपबंध 1 के तहत स्थापित किया गया है। इसके अध्यक्ष वित्त मंत्री होते हैं। प्राथमिक कृषि ऋण समितियां। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने अगले 5 वर्षों में लगभग 63,000 कार्यात्मक पीएसीएस कंप्यूटरीकरण को मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य है पीएसीएस के कामकाज में दक्षता बढ़ाना, पारदर्शिता लाना और जवाबदेही सुनिश्चित करना तथा पीएसीएस को उनके व्यवसाय में विविधता लाने
और कई गतिविधियों या सेवाओं को शुरू करने की सुविधा प्रदान करना। भारत में पैक्स यानी कि PACS को सहकारी ऋण का सबसे निचला स्तर माना जाता है। दूसरे शब्दों में ये देश में त्रिस्तरीय अल्पकालिक सहकारी ऋण के मामले में निचले पायदान पर स्थित है। इससे लगभग 13 करोड़ किसान सदस्य के रूप में जुड़े हुए हैं और अन्य 2 स्तर हैं, जिला केंद्रीय सहकारी बैंक और राज्य सहकारी बैंक। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए जारी ऋण का लगभग 41% हिस्सा PACS के सदस्यों को प्राप्त होता है और पैक्स के 95% लघु और सीमांत किसान इसका लाभ उठाते हैं। एक्सचेंज ट्रेडेड कमोडिटी डेरिवेटिव्स में FPI की भागीदारी। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी ने निर्णय लिया है कि विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक ETCD बाजार में भाग ले सकते हैं। हालांकि सेबी ने FPIs को कुछ जोखिम प्रबंधन उपायों के अधीन इसमें भाग लेने की अनुमति दी है। सेबी ने ये निर्धारित करने के लिए एक वर्किंग ग्रुप का गठन किया है कि क्या FPIs के लिए कोई नया जोखिम प्रबंधन विनियमन आवश्यक है या नहीं। FPIs को सभी गैर कृषि जिंस डेरिवेटिव्स और कुछ चुने हुए गैर कृषि बेंचमार्क सूचकांकों में व्यापार करने की अनुमति होगी। शुरुआत में उन्हें केवल नकद निपटान वाले कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए ही अनुमति दी जाएगी और इससे लाभ ये होगा कि इससे कमोडिटी डेरिवेटिव बाजार में वृद्धि और तरलता बढ़ने की संभावना है। 11वां वर्ल्ड अर्बन फोरम WUF 2022। इसका आयोजन पोलैंड के कैटोविस शहर में किया गया है। WUF संधारणीय शहरीकरण पर आयोजित होने वाला एक प्रमुख वैश्विक सम्मेलन है। इसे UN हैबिटेट, पोलैंड की मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट फंड्स एंड रीजनल पॉलिसी और कैटोविस म्यूनिसिपल ऑफिस द्वारा आयोजित किया गया। WUF की स्थापना वर्ष 2001 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य तीव्र शहरीकरण और समुदायों, शहरों, अर्थव्यवस्थाओं, जलवायु परिवर्तन और नीतियों पर इसके प्रभाव का परीक्षण करना है। प्रथम WUF का आयोजन वर्ष 2002 में केन्या के नैरोबी में किया गया था। इसमें संधारणीय विकास को बढ़ावा देने के लिए मानव कल्याण और जैव विविधता पर बल दिया गया। इसके लिए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी, बाढ़ एवं अपरदन नियंत्रण, समुद्री तटीय सुरक्षा, कूलिंग और शेडिंग, खाद्य एवं जल सुरक्षा, आजीविका, सांस्कृतिक मूल्य और सामाजिक पूंजी पर ध्यान दिया गया है। वहीं प्रकृति आधारित समाधानों के तहत लोगों द्वारा प्रकृति के साथ मिलकर काम करने की बात कही गई है। इसमें संरक्षण, पुनर्बहाली, प्रबंधन और सृजन की बात की गई है। वहीं जैव विविधता के लिए 11वें WUF में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स, क्लाइमेट सेंटर फॉर सिटीज, वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया आदि ने शहरी प्राकृतिक आधारित समाधान के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय गठबंधन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। MNRE और इरेना के बीच रणनीतिक साझेदारी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय और इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी इरेना के बीच एक रणनीतिक साझेदारी को स्वीकृति प्रदान की है। इस साझेदारी या समझौते की मुख्य विशेषताएं हैं: नवीकरणीय ऊर्जा और स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों को बेहतर बनाने के लिए भारत से ज्ञान साझा करने की सुविधा प्रदान करना, दीर्घकालिक एनर्जी प्लानिंग के मामले में भारत के प्रयासों का समर्थन करना। इरेना एक अंतर सरकारी संगठन है। ये भविष्य में संधारणीय ऊर्जा के लिए देशों को उनके प्रयासों में सहायता करता है। ये नवीकरणीय ऊर्जा के मामले में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग करता है। इस मामले में ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में कार्य करता है। साथ ही ये नवीकरणीय ऊर्जा संबंधी नीति, प्रौद्योगिकी, संसाधन और वित्तीय ज्ञान के भंडार के लिए प्रमुख मंच के रूप में भी कार्य करता है। अभ्यास। ओडिशा के तट पर एकीकृत परीक्षण रेंज ITR चांदीपुर से अभ्यास का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। अभ्यास का पूरा नाम है हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट HEAT। इसमें ट्विन अंडर स्लंग बूस्टर होते हैं जो यान को प्रारंभिक त्वरण प्रदान करते हैं, यानी कि इनिशियल एक्सीलरेशन देते हैं। इसके अलावा ये हवाई यान छोटे गैस टरबाइन इंजन द्वारा संचालित होता है जो इसे उच्च सबसोनिक गति पर लंबी उड़ान भरने में सक्षम बनाता है। अभ्यास एक स्वदेशी मानव रहित एरियल टारगेट प्रणाली है। ये हवाई खतरों से निपटने में भारतीय सशस्त्र बलों की आवश्यकता को पूरा करती है। इसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। सिस लूनर ऑटोनॉमस पोजिशनिंग सिस्टम टेक्नोलॉजी ऑपरेशंस एंड नेविगेशन एक्सपेरिमेंट यानी कैपस्टोन। नासा ने कैपस्टोन नामक एक क्यूबसैट को लॉन्च किया है। ये चंद्रमा के निकट और उसके दीर्घवृत्ताकार कक्षीय क्षेत्र में उड़ान भरेगा, जिसे सिस लूनर स्पेस कहते हैं। ये नासा के आर्टेमिस अभियान के हिस्से के रूप में भविष्य में गेटवे के लिए नियत कक्षा की ओर अग्रसर है। भविष्य में गेटवे के लिए पथ प्रदर्शक के रूप में कैपस्टोन का उद्देश्य भविष्य के अंतरिक्ष यानों के लिए जोखिम को कम करने में मदद करना है। कैपस्टोन ये कार्य नवीन नेविगेशन प्रौद्योगिकियों की पुष्टि करने के साथ साथ
प्रभामंडल के आकार की कक्षा यानी हैलो शेप्ड ऑर्बिट की गतिशीलता को सत्यापित करके करेगा। प्रभामंडल के आकार की कक्षा को नियर रेक्टिलिनियर हैलो ऑर्बिट के रूप में जाना जाता है। ये पृथ्वी और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण में एक सटीक संतुलन बिंदु पर स्थित है। और आइए बात करते हैं सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व के बारे में। प्रशांत चंद्र महालनोबिस यानी पीसी महालनोबिस, इन्होंने राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणाली की स्थापना में अपना अमूल्य योगदान दिया। उनके सम्मान में 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। महालनोबिस ने भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की। उन्होंने नेशनल सैंपल सर्वे की 1950 में स्थापना की थी। महालनोबिस ने सांख्यिकी गतिविधियों के समन्वय के लिए केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना की। उन्होंने भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना को स्वरूप प्रदान किया। इसे महालनोबिस योजना भी कहा जाता है। ये योजना सार्वजनिक क्षेत्र के विकास और तीव्र औद्योगिकरण पर केंद्रित थी। उन्होंने महालनोबिस डिस्टेंस नामक एक सांख्यिकी माप दिया। उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। महालनोबिस के नाम से महालनोबिस अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार शुरू किया गया है। ये पुरस्कार किसी विकासशील देश या इलाके में सांख्यिकी के क्षेत्र में आजीवन योगदान के लिए एक व्यक्ति को प्रदान किया जाता है। ये पुरस्कार सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। महालनोबिस के व्यक्तिगत गुण हैं दूरदर्शिता और नेतृत्व क्षमता। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित दूरी बनाए रखिए, मास्क पहनिए, हाथ और चेहरा साफ रखिए, क्योंकि कोरोना अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। इसलिए अपनों का और अपना विशेष ध्यान रखें। और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। इसके साथ ही विजन IAS की पूरी टीम आपसे इजाजत लेती है। नमस्कार। थैंक यू फॉर लिसनिंग।